Dear student, welcome to SRC, the family of learning। बिहार बोर्ड में हर बार पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की इस सीरीज में हम लोग आज चौथा दिन देख रहे हैं। तो आगे की चीज सीरीज वाइज चल रहा है, एक से लेके प्रश्न जितना हमने पिछले क्लास में ले चुके हैं प्रश्न, आप आई बटन पे जाके भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट, और हमारे चैनल के ऊपर जाके भी प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। आप एक से लेके यहाँ तक देख सकते हैं क्लास को। जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। तो बिना देरी किए हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके लिए, मानव हृदय घिरा हुआ है। ऑप्शन है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। तो अगर हम मानव हृदय की बात करें तो मानव हृदय पेरिकार्डियम की झिल्ली से घिरी हुई होती है, एक लेयर होती है हृदय पे जो पेरिकार्डियम से। जाइलम तो पौधों में पाया जाता है जो जल के परिवहन संवहन में मदद करता है। फ्लोएम भोजन संवहन में मदद करता है। प्लाज्मा हमारे रक्त का हिस्सा है। अगर हम हृदय को देखें तो ये क्या है, हृदय का एक संरचना है, राइट ऑरिटम, ऑट्रियम, लेफ्ट, यानी कि दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। इस प्रकार से संरचना है। आपने संरचना, हृदय की बनावट, हृदय की क्रियाविधि भी आप 10th में पढ़ चुके होंगे। रिवीजन के लिए आप एक बार इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे जो ये झिल्ली पाई जाती है पेरिकार्डियम की, एक परत चढ़ी होती है इसके ऊपर, और वही परत क्या कहलाती है, पेरिकार्डियम, जो घर्षण होने को कम करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही आंसर तो ए हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती। श्वेत रक्त कोशिका WBC को कहते हैं। अब आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या है। 10 से 12 दिन, 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन, 4 महीना से अधिक। देखिए अगर हम देखें 4 महीना से अधिक ऑप्शन नहीं होगा, 20 से 30 दिन भी नहीं होगा, 2 से 3 महीना भी नहीं होगा। सही आंसर हम लोगों का हो जाएगा 10 से 12 दिन, क्योंकि जब हम आरबीसी की जीवन अवधि पिछले क्लास में देख रहे थे तो 120 डे का था। तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि WBC का भी दिन क्या है, एक 1 वीक से एबव थोड़ा होता है, यानी कि 10 से 12 दिन का हो जाता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखते जाएं और पढ़ाई को जारी रखेंगे। आपके पास पीडीएफ भी होगा, आप उन पीडीएफ को भी देख सकते हैं। नहीं है तो जल्द ही हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे पीडीएफ का, वहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। अगर ऑप्शन की बात कर ले हम तो यकृत हो जाएगा पहला ऑप्शन, दूसरा हो जाएगा मुख गुहा, तीसरा आमाशय, चौथा छोटी आंत। अगर हम यकृत की बात करें यानी कि लीवर की बात करें तो लीवर में ही पीत रस का स्राव, मुख गुहा में आप अगर स्रावित होने की चीज बात करें तो मुख गुहा में लार स्रावित होता है, लार ग्रंथि से। और अगर आमाशय में बात करें तो आमाशय में जठर रस स्रावित होता है। और अगर यहाँ पे हम बात करें तो आंतरस स्रावित होता है। लेकिन यकृत की बात करें तो यकृत एक प्रकार का ग्रंथि है, यकृत में पीत का ही स्रावित होता है। अगर हम देखें तो ये यहाँ पे क्या है, यकृत बना हुआ है, जो सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और ये गॉल ब्लैडर, और इसी में पीत बन के रेडी रहता है और कॉमन बाइल डक्ट के जरिए हमारे आहार नाल के हिस्सों में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन वाले भाग में ये पित्त स्रावित होके पहुंचता है। किससे स्रावित होता है तो लीवर द्वारा स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है, लीवर द्वारा। आप यहाँ पे इस डायग्राम में भली भांति देख सकते हैं। यहाँ पे ये छोटा सा डायग्राम पेनक्रियाज का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला है डायरिया, नहीं डायरिया तो आहार नाल से संबंधित है। निमोनिया, हाँ फेफड़ा संबंधी। मलेरिया, मधुमेह, मधुमेह तो इंसुलिन की कमी से होती है। निमोनिया सही आंसर हो जाएगा क्या, श्वसन तंत्र से संबंधित निमोनिया ही होता है, क्योंकि इसमें फेफड़ा प्रभावित होते हैं। अगर हम निमोनिया से प्रभावित फेफड़ा को देखें तो
एल्वेली होती है, यानी कि वायु कोश जो होता है हमारे फेफड़ों के अंदर, जो ब्रोंकियल से जुड़े हुए रहते हैं, उसमें एयर भरा होना चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है यहीं पे, यानी कि वायु कोश के अंदर। अगर निमोनिया से आप प्रभावित हैं या निमोनिया हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस एयर सैक के अंदर वाटर कह सकते हैं या लिक्विड फ्लूइड कह सकते हैं कि भर जाता है, और उसी भरने से सांस लेने में क्या हो जाती है, तकलीफ हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये एक निमोनिया से ग्रसित फेफड़ा का डायग्राम है, और इस साइड हेल्दी लंग्स है। आप आराम से देख सकते हैं अंतर कितना है। तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती। अक्सर ये बीमारी छोटे बच्चों को ज्यादा परेशान करता है, जिसके वजह से अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो बच्चे की मौत भी हो सकती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन है क्लोरोफिल में, आरबीसी में, वर्णी लवक में, डब्ल्यूबीसी में। तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही होगा, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले, उपयोग में आने वाले क्लोरोफिल जो पौधों के हरे पत्तियों में पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा तत्व होता है, मैग्नीशियम तत्व होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन ही है ब्रिक, यानी कि किडनी, रक्त, तो यानी ब्लड, श्वेत ग्रंथि, अग्न्याशय। देखिए अगर हम किडनी की बात करें, ब्रिक की बात करें, तो ब्रिक ही हमारा सही आंसर होगा। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग ब्रिक ही होता है, किडनी ही होता है। यही हमारे अंदर रक्त की शुद्धिकरण कर, रक्त का फिल्ट्रेशन कर यूरिन का निर्माण करता है। अगर रक्त की बात करें तो इसका शुद्धिकरण ब्रिक के द्वारा ही किया जाता है। अगर हम बात करें श्वेत ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड की, तो इससे पसीना स्रावित होता है। हमारे शरीर से जो पसीने निकलते हैं श्वेत ग्रंथि के द्वारा ही निकलते हैं। अगर हम अग्न्याशय की बात करें तो अग्न्याशयी रस निकलते हैं, और इसका सही आंसर हम लोग देख लेंगे, ब्रिक ही होता है। देखिए आपके शरीर में कुछ इस प्रकार से ब्रिक व्यवस्थित रहते हैं, जिसे अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। यूरेटर से जुड़े होते हैं, जो यूरेटर आगे चल के ब्लैडर और यूरेथ्रा में जाके, यानी कि जो आपका मूत्राशय है, ब्लैडर से जाके जुड़ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मछली श्वसन अंग है, यानी कि मछली में श्वसन अंग क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रेकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। तो अगर हम मछली की बात करें तो मछली में गिल्स पाए जाते हैं। आप लोग मार्केट में मछली खरीदने गए होंगे तो मम्मी जरूर आपको बोली होगी कि बाबू आप अगर मछली खरीदने जा रहे हो तो मछली का गिल्स, ये अगर हम लोगों के क्षेत्रों में कनखुरा बोला जाता है, तो उसको क्या करिए, आप देख के आइए कि अगर उसमें लाल भूरा हो गिल्स तो वो मछली क्या है, ताजा है। अगर ब्लैक पड़ गया हो, काला हो गया हो, तो मछली खराब हो गया। ऐसा हम लोग के घर आंगन का कॉन्सेप्ट, ऐसा ये भी कॉन्सेप्ट है। तो मछली इन्हीं के मदद से, इसी चीज की मदद से क्या करती है, अपना श्वसन करती है। गिल्स के मदद से ही अपना श्वसन, मुंह के द्वारा ये क्या करेगी, वाटर H2O को अंदर लेगी, यानी कि पानी को अंदर लेगी, और इस गिल्स के मदद से पानी को बाहर भेजेगी, जिस दौरान ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है शरीर के द्वारा गिल्स को। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, गिल्स। निम्न में सबसे तेज धड़कन, सॉरी, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। ऑप्शन में है व्हेल, चूहा, हाथी और आदमी। अगर हम देखें तो सबसे छोटा जीव क्या है, चूहा है, और सबसे तेज हृदय धड़कन चूहा का ही होता है। तो आप सही आंसर किसके साथ जाएंगे, चूहा के साथ। तो व्हेल तो होने से रहा, हाथी भी नहीं होगा और ह्यूमन भी नहीं होगा, चूहा क्या आ जाए, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अमीबा में अधिकांश भोजन
या पोषण कैसे होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। शाकाहारी जी नहीं, अंतर्ग्रहण हाँ अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी जी नहीं, स्वपोषी नहीं। अंतर्ग्रहण की बात करें तो हम लोग डायग्राम से थोड़ा सा अंतर्ग्रहण समझ लेते हैं। ये क्या है? अमीबा का डायग्राम है। और आप अमीबा के डायग्राम में आप देख रहे हैं बीच में क्या है? केंद्रक भरा पड़ा हुआ है। जब आप केंद्रक को देखिएगा, केंद्रक है, न्यूक्लियस है, फूड पार्टिकल्स यानी कि बाहरी वातावरण में फूड पार्टिकल्स घूम रहा। अब अमीबा ने अपने कोशिका झिल्ली के मदद से फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर लेने की कोशिश, जिसमें सूडोपोडिया का निर्माण करती है, और वही सूडोपोडिया भोजन को अपने अंदर निगल लेता है और फिर शरीर के अंदर ले जाके उसका पाचन कर देता है। और पाचन करने के बाद फिर भोजन को उसी थैली के मदद से, रसधानी कह सकते हैं आप, रसधानी की मदद से बाहर कर देता है। ये जो पूरी प्रोसेस है फेगोसाइटोसिस की, वही अंतर्ग्रहण कहलाती है। आप क्लासरूम में भी इस थ्योरी को पढ़े होंगे, डायग्राम भी प्रॉपर बनाए होंगे। थ्योरी में भी बिहार बोर्ड पूछते हैं कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, चित्र सहित वर्णन करें। तो आप इस प्रकार से चित्र बना के वर्णन कर सकते हैं, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं। चलिए, इसका सही आंसर हो गया अंतर्ग्रहण, बी नंबर। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ऑप्शन है कवकों में जी नहीं, कवकों में नहीं, जंतुओं में नहीं, परजीवियों में नहीं, हरे पेड़ पौधे में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? हरे पेड़ पौधे में, जिसके लिए आवश्यक है क्या? जल, CO2, क्लोरोफिल और सनलाइट। इन सब चीजों के मदद से प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस संपन्न होती है। इन सब के द्वारा फाइनली किसका निर्माण हो जाता है? ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है, साथ में ऑक्सीजन रिलीज हो जाते हैं और कुछ मात्रा में जल भी बनते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए एयरसेक है जो ट्रेकिया से क्या है? ट्रैक्यूल्स द्वारा, ट्रेकिया द्वारा जुड़े हुए हैं। ये पूरे यहाँ पे 10 जोड़ा क्या पाया जाता है? श्वास रंध्र पाए जाते हैं। आपके घर आंगन में भी अधिकतर किचन सब में तिलचट्टा बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो आप वहां पे देख सकते हैं तिलचट्टा के बारे में कि इसमें श्वास रंध्र 10 जोड़े पाए जाते हैं। ट्रेकिया की मदद से ही इसका श्वसन अंग ट्रेकिया ही होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, ग्लूकोज के रूप में जी नहीं, फ्रक्टोज के रूप में नहीं, लैक्टोज के रूप में नहीं, सुक्रोज के रूप में होता है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? सुक्रोज हो जाएगा। देखिए ग्लूकोज का निर्माण पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटो सिंथेसिस के मदद से करता है। फ्रक्टोज आप अगर पढ़े होंगे तो फ्रक्टोज से पोषण स्पर्म प्राप्त करता है, यानी कि शुक्राणु पोषण प्राप्त करता है। लैक्टोज जो है दूध में अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट के रूप में उपस्थित रहते हैं, और सुक्रोज बने हुए ग्लूकोज सुक्रोज के रूप में फ्लोएम ऊतक द्वारा परिवहन होते रहता है पौधों में। सही आंसर सुक्रोज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया कौन नियंत्रित करता है? स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया कौन नियंत्रित करता है? तो जो गार्ड सेल होती है, द्वार कोशिका, उसी को हिंदी में हम लोग द्वार कोशिका कहते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा द्वार कोशिका। जो स्टोमाटा रंध्र होते हैं कुछ इस प्रकार से, ये जो गार्ड सेल है ये जो गार्ड सेल है, इसी गार्ड सेल नियंत्रित करती है किसके?
स्टोमाटा कब खुलेगा और कब बंद होगा? सहचर कोशिका जी नहीं होगा। चालनी कोशिका तो फ्लोएम में पाए जाते हैं। मूल रोम तो जड़ में होते हैं, यानी कि जड़ है। तो फिर इन सब ऑप्शन को आप सही नहीं मान सकते हैं। तो पहला ऑप्शन होगा सही, द्वार कोशिका, जिसे इंग्लिश में गार्ड सेल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है? वृक्क यानी कि किडनी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन देखते हैं। पोषण जी नहीं, पोषण से संबंधित है। आहार नाल। श्वसन से संबंधित है फेफड़ा। और परिवहन से संबंधित है हृदय। और उत्सर्जन से संबंधित है वृक्क। आपका सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। हमारे शरीर में उत्सर्जन से संबंधित है वृक्क। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सजीव जीव द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? जब आप सजीव द्वारा देखेंगे तो अमोनिया भी हो जाता है, यूरिक अम्ल भी हो जाता है, यूरिया भी हो जाता है। अतः आप सही ऑप्शन की ओर, इनमें से सभी की ओर जाएंगे, क्योंकि अमोनिया भी कुछ मात्रा में कोशिका द्वारा निकाले जाते हैं, यूरिक अम्ल भी, और साथ में मूत्र में तो यूरिया होते ही है। तो सजीव जो जीव है उसके द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में जो उत्सर्जन होता है, इन तीनों का उत्सर्जन होता है। सही आंसर आपके लिए है इनमें से सभी। तो आज के लिए लास्ट प्रश्न था। हम लोग आज इतना ही प्रश्न करेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करते रहिए। हम फिर सब्जेक्टिव का भी रिवीजन करेंगे, फिर फाइनली थ्योरी को भी हम लोग देखेंगे। आने वाले समय में एग्जाम से पहले हम लोग सारे कुछ कर लेंगे। तो हम मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।